नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। बड़ी खबर से इस वक्त शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। अगरबत्ती फैक्ट्री में आग लग गई है। अगरबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की 5 से ज्यादा गाड़ियों ने आग को बुझाया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री में आग लगने का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है। भनपुरी के हनुमान मंदिर इलाके में ये फैक्ट्री स्थित है, जहां भीषण आग लग गई। तस्वीरें ये देर रात की तस्वीरें हैं, जहां अगरबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दमकल की 5 से ज्यादा गाड़ियों ने आग बुझाई है। एक साइड हो गई, इधर एक साइड होकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि फैक्ट्री में आग लगी कैसे। भनपुरी के हनुमान मंदिर इलाके में ये फैक्ट्री स्थित है। तहसीन जैदी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तहसीन, कितने बजे की ये घटना है और कैसे आग लगी, क्या कुछ पता चल पाया? देखिए, बताया जा रहा है कि ये जो फैक्ट्री है, अगरबत्ती फैक्ट्री है, लालवानी अगरबत्ती फैक्ट्री इसका नाम है और ये पवन लालवानी इसके मालिक हैं। बताया जा रहा है कि कल देर रात करीब 7:30-8 बजे के करीब वो बंद करके गए हैं। तभी ये बताया जा रहा है कि 12:10 पे सूचना मिली है 112 में कि आग लगी है। तब वो 112 की टीम और खंतरी थाना पुलिस भनपुरी पहुंची है हनुमान मंदिर के पास। वहां जब जाके देखा है तो आग लगी हुई थी और काफी तेज आग थी, क्योंकि अगरबत्ती फैक्ट्री है तो वहां पे आग बहुत जल्दी पकड़ी। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आग इतनी भयानक थी कि वो पूरी चंद मिनटों में, क्योंकि अगरबत्ती है और काफी ज्वलनशील होती है, पदार्थ होता है, उसमें जो मसाले थे वो भी और लकड़ियां, जो सूखी लकड़ियां थी, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आग इतनी तेज थी कि वो आग ने पूरी चंद मिनटों में पूरी फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लिया और पूरी जो फैक्ट्री है वो जलकर पूरी स्वाहा हो गई। उसमें बताया जा रहा है कि उसमें अभी तक करीब करोड़ों रुपए का जो सामान था वो नुकसान हुआ है और देर रात तक, मतलब माफ करिएगा कि अल सुबह तक करीब 6 गाड़ियां उसमें लगी हैं आग बुझाने में और उस पर आग पे अभी काबू पा लिया गया है। लेकिन ये है कि उसमें जो फैक्ट्री थी वो पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गई है। उसमें रखा जो करोड़ों का सामान था वो जलकर स्वाहा हो गया। जी तहसीन, आसपास का इलाका देखें तो किस तरीके का है? क्या रिहायशी इलाके के लोगों को वहां पर कुछ डर सता रहा था या आग और फैलने की आशंका थी? समय पर आग को काबू में कर लिया गया? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से अगर वहाँ इलाके की बात करें तो वो भनपुरी एक रिहायशी इलाका है। हनुमान मंदिर इलाका जो है वहाँ उसके दूर दूर तक पूरी रिहायशी बस्तियां हैं। तो ये आग की वजह से वो काफी लोगों धुआं भी काफी दूर तक जा रहा था, क्योंकि हवा भी चल रही है। उसकी वजह से आसपास की जो बस्तियां हैं वहाँ के लोग सड़कों पे आ गए और उनको सांस लेने में काफी तकलीफ भी हो रही थी। और उसकी वजह से जो वहाँ जो पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे थे, जिला प्रशासन के लोग पहुंचे थे, दमकल के जो लोग पहुंचे थे, उनको ले जाके कोई सामुदायिक भवन और थानों में कुछ के लिए रखा गया और सुबह उनको वापस उनके घर भेजा गया। लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं कि वहाँ पे लोगों को काफी परेशानी हुई, क्योंकि वो आग जो लगी थी उसकी वजह से जो धुआं उठ रहा था वो कई बस्तियों को में जा रहा था। इसकी वजह से बच्चे समेत जो बुजुर्ग लोग थे उनको सांस लेने में काफी तकलीफ का भी सामना करना पड़ा। अभी फिलहाल जो हालात की अगर बात करें तो सूरत हालात अभी ये है कि वहाँ पे आग को बुझा लिया गया है। करीब 6 से ज्यादा जो दमकल की गाड़ियां हैं वो कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू पाया गया, लेकिन जो फैक्ट्री है वो पूरी तरह से जल के राख हो गई है। जी शुक्रिया आपका तहसीन जानकारी के लिए। तो दमकल के पास से ज्यादा गाड़ियों ने आग बुझा ली है और ये तस्वीरें आपको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग लगी। हालांकि 6 से ज्यादा गाड़ियों ने रात भर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। करोड़ों के नुकसान की आशंका है। लालवानी अगरबत्ती फैक्ट्री ये बताई जा रही है, जो भनपुरी के हनुमान मंदिर के पास स्थित है। इधर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 32वां दिन है। किसानों ने सरकार से बातचीत का प्रस्ताव मान लिया है। 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे का समय बैठक के लिए प्रस्तावित है। सरकार सोमवार तक किसान संगठनों को बातचीत के प्रस्ताव पर स्वीकृति पत्र भेजेगी। सूत्रों की माने तो सरकार के स्वीकृति पत्र में कृषि से संबंधित कानूनों पर किसान संगठनों की मांगों पर विचार विमर्श करने के बाद न्योता भेजा जाएगा। इधर हरियाणा राजस्थान की सीमा पर भारी संख्या में किसान जमा हैं।
किसान नेता राकेश टिकैत को मिली जान से मारने की धमकी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करने वाले हैं और मन की बात में किसानों के मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। लगातार प्रधानमंत्री अलग अलग मोर्चों पर किसानों का विश्वास हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री अपने संबोधन में और अपनी बातों में किसानों की मेहनत का भी जिक्र कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ झूठ और अफवाह फैलाने की राजनीति को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। आज मन की बात में पीएम मोदी क्या कहेंगे ये भी सुनने को मिलेगा। इसके अलावा इधर राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी मिली है। 29 तारीख को एक बार फिर किसान और सरकार के बीच बातचीत होगी। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने विवादित बयान दिया है। उषा ठाकुर ने कहा है कि जो लोग आंदोलन में शामिल हैं वो वामपंथी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े हुए लोग हैं, जबकि केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। वहीं लव जिहाद कानून पर उन्होंने कहा कि ये कानून मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जरूरी है, क्योंकि प्यार जैसी चीज का दुरुपयोग हो रहा है। मेरे नज़रिए से तो वो लोग सब वो वामपंथी गैंग के वो लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशा वाले। तो ये कभी भी देश का, संस्कृति का, धर्म का हित सोच ही नहीं सकते, तो ये किसानों का हित कैसे सोच पाएंगे। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव टल गए हैं। 3 महीने के लिए नगरीय निकाय चुनाव टल गए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी फरवरी तक टल गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किए। कोरोना के चलते ये फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले 3 महीने तक के लिए टल गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। चुनाव आयोग अब 20 फरवरी के बाद चुनावों पर निर्णय लेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक वर्तमान हालात के आकलन के बाद पाया गया कि कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लिहाजा लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है और इसलिए नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव टाले जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव टल गए हैं। 3 महीने के लिए नगरीय निकाय चुनाव टल गए। 20 फरवरी के बाद अब निर्वाचन आयोग कोई फैसला लेगा। बहरहाल फरवरी तक के लिए निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी टल गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर और बलौदाबाजार भाटापारा के दौरे पर रहेंगे। गुरु घासीदास जयंती के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे रायपुर से रवाना होंगे और 12 बजे पामगढ़ पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे पामगढ़ से रवाना होकर 1:45 बजे सिमगा पहुंचेंगे। गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बिरगांव रायपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3:40 में बिरगांव में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज धरसीवा राज अधिवेशन समारोह में शिरकत करेंगे और शाम 5 बजे रायपुर के लिए रवाना होंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दौरे पर रहने वाले हैं। पामगढ़ पहुंचेंगे सबसे पहले। जांजगीर और बलौदाबाजार भाटापारा जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। गुरु घासीदास जयंती के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे उनकी रवानगी है रायपुर से। 12 बजे पामगढ़ पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे पामगढ़ से रवाना होकर 1:45 बजे सिमगा पहुंचेंगे। गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बिरगांव रायपुर के लिए रवाना होंगे और वहां मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज धरसीवा राज अधिवेशन समारोह में शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे पामगढ़ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। समाज विशेष के बीच आज मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। बिरगांव में मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज धरसीवा राज अधिवेशन में शामिल होंगे। गुरु घासीदास जयंती के कई कार्यक्रमों में सिमगा में शामिल होंगे, जांजगीर में शामिल होंगे। राजेश राज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, आज मुख्यमंत्री का दौरा, इसके अलावा और कौन सी बड़ी खबरें हैं जो छत्तीसगढ़ में खास रहने वाली हैं?
जी बिल्कुल, प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा है आज। प्रदेश के 3 जगहों पे उनका विजिट रहेगा और दोनों ही कार्यक्रम एक तरह से समाज से जुड़े हुए हैं। 2 दौरे उनके आदिवासी घासीदास जयंती से जुड़े हुए हैं, जो जांजगीर चांपा में पामगढ़ में वो शामिल होंगे और उसके बाद बलौदाबाजार जिले के सिमगा में शामिल होंगे और दोनों ही जगहों पे गुरु बाबा घासीदास की जयंती का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें शामिल होंगे। और एक और उनके समाज का दौरा है जो रायपुर के बिरगांव में मनवा कुर्मी समाज का कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे। तो ये एक उनका मुख्यमंत्री का आज दौरे का कार्यक्रम है। इसके अलावा जो बड़ा कार्यक्रम है या बड़ी घटना कह सकते हैं राजधानी रायपुर के लिहाज से, वो भाजपा का प्रशिक्षण शिविर है। चूँकि भाजपा पूरे दमखम के साथ मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है और लगातार उसका प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। पूरे प्रदेश स्तर में प्रदेश में मंडल स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। रायपुर की बात करें तो पिछले 1 सप्ताह से ये कार्यक्रम चल रहा है और कल से दक्षिण और पश्चिम विधानसभा के मंडलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। आज भी ये जारी रहेगा। आज भी पश्चिम के और दक्षिण के जो मंडल स्तर के कार्यकर्ता है वो फिर दोनों एक कार्यालय में और फिर दूसरा ताटीबंद स्थित मोहन पैलेस में जुटेंगे और जो बड़े नेता हैं वो उनको प्रशिक्षण देंगे। तो ये 2 बड़ी घटनाएं हैं जिस पे आज सबकी नजर रहेंगी। शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। इसे लेकर आज सर्वदलीय बैठक हो सकती है। कल ये बैठक होने वाली थी लेकिन टाल दिया गया था। इधर आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री निवास में बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी, जिसे लेकर पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। सर्वदलीय बैठक आज हो सकती है। कल की बैठक को टाल दिया गया था। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री निवास में बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी। सीहोर में बीजेपी के जिला अध्यक्षों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आज दूसरा दिन है। प्रशिक्षण वर्ग के पहले दिन सीएम शिवराज सिंह, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पंकजा मुंडे समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह ने बीजेपी के जिला अध्यक्षों को नसीहत देते हुए कहा कि आपका आचरण और आपकी कार्य पद्धति ही बीजेपी का चेहरा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ता पद से नहीं अपने काम से बड़ा बनता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पार्टी में आगे क्या करना है इस पर बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ विचार मंथन हुआ। पंकजा मुंडे ने मध्य प्रदेश के बीजेपी संगठन की तारीफ करते हुए कहा कि यहां का संगठन बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम जोर शोर से जारी है। प्रदेश स्तरीय मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत रायपुर में 2 विधानसभा के तहत आने वाले मंडलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम एक साथ शुरू हुआ। पहला कार्यक्रम टाटीबंद स्थित एक मैरिज पैलेस में आयोजित किया गया, जहां रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंडलों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं दूसरा कार्यक्रम एकात्म परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें दक्षिण विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले मंडलों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की। साथ ही सांसद सुनील सोनी, जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी समेत कई अन्य नेताओं ने संबोधित किया। रायपुर दक्षिण से विधायक बृजमोहन अग्रवाल के कोरोना संक्रमित होने के चलते उन्होंने अपने क्षेत्र के मंडल कार्यकर्ताओं को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। तो राष्ट्रव्यापी अभियान है जो छत्तीसगढ़ में सभी मंडलों में चल रहा है, उसमें कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और बहुत अच्छी उपस्थिति, 50% हमारी बहनों की उपस्थिति भी रही और कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जोश देखकर उम्मीद है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में ये अपने पूरे विधानसभा के अंदर सक्रिय होंगे। नरसिंहपुर के खमरियाहार पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल अलग ही अंदाज में नजर आए। जिले के जैविक खेती करने वाले उन्नत किसान के खेत में कृषि मंत्री पहुंचे थे। यहां उन्होंने अपने हाथों से गुड़ भट्टी में बनने वाली गुड़ की चाप को अपने हाथों से चलाया और गुड़ बनाने की प्रक्रिया को बारीकी से जाना। हर कोई प्रदेश के कृषि मंत्री के हाथों में गुड़ बनाने की चाप को देखकर दंग रह गया। मंत्री कमल पटेल ने जैविक खेती से उपजे फसल को भी बारीकी से देखा। मंत्री ने जैविक खेती में उन्नति की अपार संभावनाओं को समझा। मंत्री ने प्रदेश के प्रत्येक किसान को इसी तरह प्राकृतिक और जैविक खेती करने की सलाह भी दी ताकि प्रदेश का हर किसान उन्नत हो सके। अभी उन्होंने जो गेहूँ आया जो उसका बीज उसके भी अच्छे रेट मिले, तो लाभकारी धंधा है। इनसे प्रेरणा लेकर बाकी किसानों भी थोड़ा थोड़ा शुरू करना चाहिए ताकि आने वाले समय में जो हमारी मिट्टी में जहर घुल गया है वो वापस उर्वरा बने और हमारा देश में कोई बीमारी नहीं हो, स्वस्थ रहे।
गुना में जमशेदपुर की 15 साल की नाबालिग को 95,000 रुपए में बेचने का मामला सामने आया है। उसे झारखंड की ही 3 महिलाओं ने बेचा था। गुना के एक खरीदार ने नाबालिग से शादी भी कर ली थी। नाबालिग ने बाल कल्याण समिति के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए, जिसके आधार पर नई सराय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूनम मातो, गीता साहू, नेहा पात्रो ने नाबालिग को झारखंड से पहले कोटा फिर गुना लेकर आए। गुना निवासी संतोष कुशवाहा ने नई सराय के देवेंद्र कुशवाहा को सितंबर में उसे 95,000 रुपए में बेच दिया था। उससे शादी करने वाले के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। वन स्टॉप सेंटर अशोकनगर में एसपी नाबालिग से मिले। एसपी ने जालसाज महिलाओं को गिरफ्तार करने झारखंड टीम भेजने की बात कही। नाबालिग के परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। झारखंड की महिलाएं नाबालिगों को काम दिलाने के बहाने ऐसे ही बेचने का काम करती हैं। आज पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज की है। लड़की के जो स्टेटमेंट महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा लिया गया है, उसके वीडियो रिकॉर्डेड बयान कराए गए हैं। उसके बाद इसकी मेडिकल कराया जाएगा, 164 का बयान लिए जाएंगे और जो भी आरोपी इसमें इसको सेल करने में जिस चीज़ में इन्वॉल्व है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ग्वालियर से एक तस्वीर आई है जो हैरत में डालने वाली है। जेल में जन्मदिन का जश्न मना है। सेढ़ा जेल में बर्थडे पार्टी, हत्या के आरोपी शिवेंद्र गुर्जर की बर्थडे पार्टी बनाई गई। जेल के अंदर आरोपी का जन्मदिन मनाया गया है और जन्मदिन मनाते वीडियो भी वायरल हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जेल के अंदर शिवेंद्र गुर्जर की बर्थडे पार्टी बनाई गई। सेढ़ा उपजेल की तस्वीरें हैं जहाँ केक भी काटा गया, जश्न भी बनाया गया। जेल के अंदर आरोपी का जन्मदिन मनाया गया है। ये तस्वीरें सेवड़ा उपजेल की है जहां बर्थडे मनाया जा रहा है। हत्या के आरोपी का जन्मदिन जेल के अंदर मनाया गया। आरोपी अंदर नजर आ रहा है जहां आरोपी को यहीं से उन्होंने केक लगाया, जश्न मनाया। लेकिन सवाल ये है कि जेल के बाहर प्रतिबंधित क्षेत्र रहता है, बावजूद इसके इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे पहुंच गए और कैसे इस तरीके से जन्मदिन मनाया गया। जेल प्रबंधन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। अब बात कोरोना की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 1045 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कल 1570 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए। 14,028 एक्टिव मरीज अभी हैं और 2,74,324 अब तक संक्रमित हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 3,275 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। कुल 2,57,021 मरीज स्वस्थ हुए। कोरोना वायरस न केवल शरीर पर बल्कि मरीज के दिमाग पर भी असर डाल रहा है। अंबेडकर अस्पताल में संचालित पोस्ट कोविड ओपीडी में ऐसे कई मरीज आ रहे हैं जिन्हें संक्रमण से पहले बीपी और शुगर की समस्या नहीं थी, लेकिन संक्रमण के बाद अब उनमें बीपी शुगर की भी शिकायत आ गई है। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ, थकान, नींद नहीं आने जैसी समस्याओं के बारे में भी रिपोर्टिंग हो रही है। स्वस्थ हो चुके लोगों की समस्या की अब रायपुर मेडिकल कॉलेज पता लगाने की कोशिश में जुटा है। रायपुर मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग के डॉक्टर 30 से ज्यादा उम्र वाले लोगों के अनेक मानसिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। करीब 3 माह तक चले इस अध्ययन के बाद एक निष्कर्ष निकाला जाएगा। इसके आधार पर एक वृहद योजना बनाकर इलाज की तैयारी की जाएगी। विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुरभि दुबे बता रही हैं कि पोस्ट कोविड ओपीडी में ऐसे कई मरीज आ रहे हैं जिसमें ऐसी कई बीमारियां परेशान कर रही हैं जो संक्रमण से पहले नहीं थी। जो मैक्सिमम हमारे पास अभी पोस्ट कोविड ओपीडी में प्रेजेंट कर रहे हैं वो नींद की गड़बड़ी के साथ है। कई लोगों को घबराहट, बेचैनी, एंग्जाइटी की तकलीफ बहुत बढ़ गई है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आते हैं सांस लेने में तकलीफ़ के कारण आते हैं, तो जो हम एक्सरे में देखते हैं या सीटी चेस्ट में HRCT में देखते हैं चेस्ट क्लियर होता है, पर फिर भी उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती रहती है। रायपुर मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी लैब में 2 लाख सैंपल्स की RT-PCR जांच पूरी कर ली गई है। रायपुर मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी लैब में इस साल 14 अप्रैल से 22 सैंपल्स के साथ RT-PCR जांच की शुरुआत हुई थी। RT-PCR से अनुमति के बाद शुरू लैब में सैंपल की जांच के दौरान लैब के साइंटिस्ट, लैब टेक्नीशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट समेत कुल 8 लोग संक्रमित भी हुए। अगस्त में लैब ने जाँच के 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया और अब 2 लाख सैंपल की जांच पूरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त डॉक्टर CR प्रसन्ना ने
बताया कि मात्र 22 सैंपल्स की जांच से शुरू रायपुर मेडिकल कॉलेज के इस लैब में अभी रोजाना 1500 सैंपल की जांच हो रही है। रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद से प्राप्त सैंपल्स की RT-PCR जांच की जा रही है। राजधानी रायपुर समेत पूरे देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के नाम पर आ रहे ठगी के फोन कॉल्स को लेकर रायपुर साइबर सेल ने एक एडवाइजरी जारी कर रायपुर समेत छत्तीसगढ़ की आम जनता को अलर्ट रहने की सलाह दी है। साइबर सेल के एडवाइजरी में कहा गया है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी और गोपनीय जानकारी जैसे बैंक अकाउंट नंबर, ATM कार्ड, आधार कार्ड आदि की व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। मोबाइल नंबर पर आए OTP नंबर को शेयर न करें। कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने का वादा करने वाली किसी प्रकार की ऐप डाउनलोड न करें। कोविड वैक्सीन के संबंध में आए फोन के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है, ऐसे फोन कॉल्स को ध्यान न दें। साथ ही किसी भी साइबर क्राइम को से संबंधित घटना घटित होने की सूचना तत्काल अपने नजदीकी पुलिस थाने या साइबर सेल को दें। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24।